Students, how are you? I hope you will be fine. Okay, now come to today's topic is डायमेंशनल एनालिसिस. ये चैप्टर सेकंड रहेगा क्लास 11th का, जिसमें डायमेंशन से संबंधित बातों को स्टडी करनी होगी और तब उसके अपने जो फर्दर यूजेस हैं, यानी किसी फार्मूले को डिराइव करने में या उसको सही है गलत चेक करने में हम इसका रोल अपना पाते हैं. एक सिस्टम को दूसरे में बदलने में, जैसे सीजीएस सिस्टम को एमकेएस में ले जाएं या इस तरीके से चेंजेस में, वो सब डायमेंशनल एनालिसिस में यूजेस आएंगे. तो उसी की आज स्टडी करेंगे. तो डायमेंशंस एंड डायमेंशनल फार्मूला, यानी डायमेंशंस क्या है और डायमेंशनल फार्मूला क्या है. सपोज करने की, जैसे कि मान लीजिए कि लेंथ को अगर हम एल से लिखते हैं, मास को अगर एम से लिखते हैं और टाइम को अगर टी से लिखते हैं. मास को एम से, लेंथ को एल से, टाइम को टी से, तो इसके ऊपर कुछ ना कुछ पावर्स लगी मिल सकती है. तो ये जो पावर्स है ए बी सी टाइप की जो भी, इनको हम कहेंगे डायमेंशन. यानी डायमेंशन वो पावर है जो सिंबल के ऊपर लगाई जाती है. सिंबल किनके? जो फंडामेंटल क्वांटिटीज की, उन्हीं के. तो हम इसको ऐसे डिफाइन भी कर लेंगे, यानी वो पावर जो फंडामेंटल क्वांटिटीज के सिंबलों के ऊपर लगाने की जरूरत पड़ती है. तो ऐसी पावरों को डायमेंशंस बोलते हैं. और इन्हीं चीजों को कलेक्टिवली जब किसी स्क्वायर ब्रैकेट में लिख लिया जाए, कलेक्टिवली स्क्वायर ब्रैकेट में, तो यही डायमेंशनल फार्मूला कहलाने लग जाएगा. यानी सेपरेटली जैसे कि हमने लिख दिया एम पे पावर ए, तो हम कहेंगे कि यहाँ पे मास जो रहेगा उसका डायमेंशन ए है. अब ए का सेंस हो सकता है कहीं मास पे पावर 2 हो, तो हम कहेंगे मास की डायमेंशन 2 है. पावर 3 हो तो मास की डायमेंशन 3 है. तो कलेक्टिवली जब सभी को मिला के स्क्वायर ब्रैकेट में लिख लेंगे तो उसको डायमेंशनल फार्मूला बोला जाएगा. ठीक उसी तरीके से उसको डिफाइन भी कर सकते हैं कि डायमेंशंस आर द पावर्स व्हिच आर रेज्ड, या कह सकते हैं व्हिच आर अप्लाइड ओवर द सिंबल्स ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटीज. तो होल फार्मूला रिटर्न इन अ स्क्वायर ब्रैकेट, पूरा मिला के कलेक्टिवली कहाँ लिख रहे होते हैं? स्क्वायर ब्रैकेट में. तो ये डायमेंशनल फार्मूला कहलाने लगेगा. एम एल टी. अगर टेम्परेचर है तो कहीं कहीं थीटा से लिखते हैं, कहीं कहीं कोई बुक उसको के से भी लिख लेती है. तो टेम्परेचर को के या थीटा से रिप्रेजेंट कर लेते हैं. तो इन पे जो पावर चल रही ए बी सी डी टाइप की, वो क्या है? डायमेंशंस है. और ये पूरा जो कलेक्शन है उसको डायमेंशनल फार्मूला बोला जाता है. जैसे कि एक एग्जांपल ले लें, जैसे वॉल्यूम, लेंथ, ब्रेथ, हाइट. लेंथ भी एक एल के सिंबल में जाएगा, ब्रेथ भी एक एल के सिंबल में जाएगा, हाइट भी एल वाले सिंबल में जाएगी. यानी एल 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 3 बार मिल रहा है, तो डायमेंशनल फार्मूला एल क्यूब हो गया. यानी लेंथ की 3 डायमेंशंस पे वॉल्यूम डिपेंड करता है. लेंथ की 3 डायमेंशंस के ऊपर ये डिपेंड करता है. ऐसे हम स्पीड में चले हैं, तो स्पीड का होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, यानी डिस्टेंस को मीटर में, टाइम को अगर सेकंड में कहते हैं तो मीटर यानी लेंथ का, और सेकंड को अगर हम नीचे से ऊपर की साइड में ले जाए तो सेकंड की पावर -1. तो लेंथ का एल होना चाहिए और सेकंड यानी टाइम, टाइम के लिए टी होना चाहिए. तो एल टी, और टी पे पावर रहेगी -1. एल टी पावर स्क्वायर ब्रैकेट में लिखना जरूरी है. तो स्पेशली सिंबल्स विच आर यूज्ड, यानी जो ज्यादातर हम लोग सिंबल रनिंग है जिनका इस्तेमाल ज्यादातर पाते हैं, तो मास रहेगा जिसको एम से जरूर लिखें, लेंथ रहेगी उसको एल से लिखेंगे, टाइम को टी से, टेम्परेचर को के से, या कभी कभी थीटा से बुक्स लिख देती हैं के से, इलेक्ट्रिक करंट को ए से, और क्वांटिटी ऑफ सब्सटेंस जो है जिसको केमिस्ट्री में ले जाते हैं तो मोल MOL करके लिख सकते हैं. कुछ एक एग्जांपल्स ले रहे हैं, बाकी आप सर्च करके बहुत सी अपनी बुक्स में पा सकते हैं बहुत से एग्जांपल कि डायमेंशनल फार्मूला किसी के क्या हो सकते हैं. तो जितनी क्वांटिटीज हैं उस हिसाब से सबके अपने फार्मूले हो सकते हैं. तो कुछ एक एग्जांपल में ले रहे हैं फॉर द प्रैक्टिस कि क्वांटिटी विद द फार्मूला, उसकी यूनिट क्या है, इतना तो हम पहले से जानते आ रहे हैं. अब नया काम बस इतना रह जाता है कि डायमेंशनल फार्मूला उसका क्या है. तो हम एक दो एग्जांपल लेते हैं. जैसे स्पीड, भाई क्वांटिटी हो गई, उसका फार्मूला हम जानते हैं, स्पीड डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, v इक्वल टू एस अपॉन टी. अब यूनिट क्या बन जाएगा? डिस्टेंस अपॉन टाइम से, यानी m डिस्टेंस का हो गया, और t ऊपर को ले जाए तो सेकंड की पावर -1. अब इसका डायमेंशनल फार्मूला
एम फॉर मास नहीं है, एम मीटर का था, यानी लेंथ। वही मैंने बताया कि लेंथ को एल से रिप्रेजेंट करेंगे, तो मास का एम ना समझे, मीटर, यानी एल और टी पावर -1। एक्सेलरेशन चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, तो टाइम का एक और डिवीजन मिल गया, तो पावर -1 की जगह -2 हो गई, तो यहाँ पे भी पावर उसी तरीके से आ गई, एल टी पावर -2। ऐसे फोर्स में चले जाए, एफ इज इक्वल टू एम ए, तो एम का किलोग्राम आ गया, और ए का ऊपर देख ही चुके हैं, मीटर सेकेंड पावर -2, तो किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर भी कह सकते हैं, उसको कलेक्टिवली मिला के न्यूटन बोला जाता है। डायमेंशनल फार्मूला तो जितना था वो तो रहेगा ही रहेगा, जिसमें और क्या बढ़ जाएगा, मास का एम और बढ़ जाएगा। ठीक इसी तरीके से वर्क में चले जाएं, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का डॉट प्रोडक्ट होता है, तो किलोग्राम मीटर स्क्वायर सेकेंड पावर -2, जिसको जूल में कह सकते हैं, और एम और लेंथ में एक और बढ़ गया बस, क्योंकि एफ वाले के साथ में एस का ही एक और मल्टीप्लायर बढ़ा, तो एल की पावर 2 हो गई, तो एम एल स्क्वायर टी पावर -2। तो वर्क की भी और ऑल टाइप्स ऑफ एनर्जी, चाहे काइनेटिक हो, पोटेंशियल हो, ग्रेविटेशनल हो, सभी एनर्जीज पे भी यही लागू रहेगा, एम एल स्क्वायर टी पावर -2। एंगल को थीटा से लिखें तो आर्क अपॉन रेडियस होता है, आर्क को अगर सी से, रेडियस को अगर आर से लिख रहे हैं, तो सी को भी उसी में, आर को भी उसी में, जैसे मीटर में नाप रहे हैं तो मीटर कैंसिल कर देगा, इसका मतलब इसका वैसे तो कोई यूनिट नहीं, तभी इसको सप्लीमेंट्री क्वांटिटी में काउंट किया जाता है, तो और उसका सप्लीमेंट्री यूनिट तभी बनाया गया। तो इसको किस में नापते हैं, रेडियन में नापा जाता है, RAD करके लिख लेते हैं। तो इसका कोई क्योंकि सिंबल नहीं मिला, इसलिए सब पे 0 लगा दिया। प्लैंक कांस्टेंट केमिस्ट्री में आप पढ़ लेते हैं, इज इक्वल टू एच न्यू होता है, जहाँ पे एच और प्लैंक कांस्टेंट है, ई एनर्जी है, और न्यू ये फ्रीक्वेंसी के लिए इस्तेमाल होता है। तो यहाँ पे अगर एच की वैल्यू देखें तो एच इज इक्वल टू ई अपॉन न्यू, तो ई को हम जूल में मेजर कर चुके हैं, तो जूल, और फ्रीक्वेंसी को सेकंड इनवर्स में ले आते हैं, फ्रीक्वेंसी जो होता है 1 अपॉन टाइम होता है, और यानी सेकंड की पावर -1, तो उसी हिसाब से एम एल स्क्वायर टी पावर -1 हो गया। तो इस तरीके से फर्दर आप बहुत से प्रैक्टिस के लिए अपने फार्मूले देख सकते हैं, कुछ एक हम एग्जाम्पल में समझाने के लिए ले रहे थे, ठीक है। अब उसके बाद अगला आपका जो टॉपिक रहेगा उसी में बढ़ते क्रम में, वो है कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेरिएबल्स और कांस्टेंट, जो हम यहाँ पे देखते रहेंगे। तो वो क्या क्या डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेरिएबल्स हैं, एक तो डायमेंशनल वेरिएबल होता है, जिनकी हम लोग स्टडी कर ही रहे हैं, जैसे स्पीड है, एक्सेलरेशन है, फोर्स है, वर्क है, कुछ भी, चाहे एरिया है, वॉल्यूम है, ये जो कुछ भी निकाल रहे हैं ये सब क्या है, डायमेंशनल वेरिएबल, यानी ऐसा वेरिएबल जिसकी डायमेंशंस हैं, एरिया, वॉल्यूम, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, वर्क, एनर्जी में कहीं भी चले। फिर डायमेंशन लेस वेरिएबल, यानी ऐसा वेरिएबल भी है जो डायमेंशन लेस है, जैसे कि अभी एंगल की बात हम लोग कर रहे थे, तो एंगल हो गया। स्पेसिफिक ग्रेविटी, यानी किसी की भी ग्रेविटी को वाटर की ग्रेविटी से डिवाइड कर दें, तो ग्रेविटी के यूनिट जो है आपस में कैंसिल हो गए, तो यूनिट कोई नहीं मिला। तो जहां पे यूनिट कोई नहीं मिलता है, जैसे एंगल है, स्पेसिफिक ग्रेविटी है, या ट्रिग्नोमेट्री में निकल जाए, जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक क्वांटिटीज हैं, साइन, कॉस, टेन, सेक वगैरह, उन सब में कुछ भी यूनिट नहीं मिल पाता है, इसलिए उसको हम डायमेंशनलेस वेरिएबल बोलते हैं। फिर कांस्टेंट की बात आ जाए, कांस्टेंट एक डायमेंशनल कांस्टेंट हो जाते हैं, एक डायमेंशनलेस हो जाते हैं। डायमेंशनल कौन से, जिनकी डायमेंशन हमारे पास मौजूद होती है, जैसे कि कैपिटल जी को आप यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट के रूप में पाते हैं, तो इसको आप डायमेंशनलेस नहीं बोलते हैं, इसमें डायमेंशन इसकी मिलती है। प्लैंक कांस्टेंट एच, उसकी भी डायमेंशन मिल जाती है। तो ऐसे जो जिनकी डायमेंशन मौजूद है लेकिन वो फिक्स है, वो सब क्या है, डायमेंशनल कांस्टेंट हो जाएंगे। और डायमेंशन लेस कांस्टेंट, यानी ऐसे कांस्टेंट जिनकी डायमेंशन नहीं मिलती है, वो हमारे पास 1 2 3 4 ये सारे न्यूमेरिक है, डिजिट्स है, ये सब डायमेंशन लेस कांस्टेंट कहलाएंगे, या पाई को भी इसी में इंक्लूड कर सकते हैं। ओके, अब अगले टॉपिक पे जो है वो डायमेंशन के जो अपने यूजेस आएंगे उनकी चर्चा करेंगे। तो इस क्लिप को देखें, और अगर आप बेहतर समझते हैं तो आप इसको लाइक और सब्सक्राइब करें, और फिर अगले टॉपिक पे बात होगी। ओके, हैव अ नाइस डे।